नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो भाई मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अब इंग्लिश के ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम हो चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि 25 तारीख को आपका लगभग एग्ज़ाम रहेगा। और उसके आसपास जिसका भी आगे पीछे थोड़ा सा रहेगा, सिलेबस सारा सेम यही रहेगा। जो भी 2022-23 का सेशन है, सेम सिलेबस है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो एक ही वीडियो में मैं कवर करवाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आप तक सारी बेस्ट जो वीडियोस हमारी हैं वो पहुंचेंगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि क्या आने वाला है, क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो देखिए, 1 to 6 चैप्टर आपके जो हैं वो इस बार आने वाले हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो 7 और 8 चैप्टर है उससे भी एक एक कम से कम क्वेश्चन करवा दूँ। अगर आता है तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए सीबीएसई बोलता ज़रूर है लेकिन एक दो क्वेश्चन थोड़े से चैप्टर आगे पीछे वो हमेशा कर दिया करता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो 6 चैप्टर है वो तो मैं करवा ही दूँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन वो आगे के या 7वां या 8वां चैप्टर जो है मैं उसके भी करवाने का आपका प्रयास करूँगा कि भाई ये चीज़ भी आपको मैं करवा दूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें, पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है और एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की भूमिका। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा संविधान के बारे में बता देता हूँ। देखिए, संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है, मतलब एक प्रकार की किताब है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। मतलब सरकार कैसे चलेगी वो सब हमारे संविधान में पहले से ही लिखा हुआ है। तो हम अब जानेंगे कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आपका आंसर भी ये रहेगा कि हमें संविधान की आवश्यकता बहुत पड़ती है, ये निम्नलिखित कारणों में से पड़ती है। तो पहला पॉइंट है कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान क्या है, तब भी आप आंसर ये फर्स्ट लाइन वाला लिख देंगे, बस काफ़ी है। अगला पॉइंट है कि हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि देश में कानून व्यवस्था जो है इसके द्वारा बनाई जाती है। तो भाई बिल्कुल सही है, देश का जो कानून है, देश कैसे चलेगा, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, किसको क्या मिलेगा, ये सब पहले ही हमारे संविधान में बता दिया गया है। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। तीसरा, सरकार की शक्तियों को दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता है। एक प्रकार से जो हमारी सरकार है, जैसे इस प्रकार अभी आप दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो केजरीवाल की है, यूपी में है तो योगी की है, बिहार में है तो नीतीश की सरकार है, या आप केंद्र सरकार की बात करें तो मोदी की सरकार। ये जो सरकारें हैं ये शक्तियों का गलत दुरुपयोग ना करे और आम जनता के अधिकार जो है इनको छीने ना, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा देश के चौथा पॉइंट है, देश के विभिन्न जाति हैं, बहुत सारे धर्म हैं, वर्ग है जो साथ रह रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में अगर कोई मतभेद है, जो स्वाभाविक है भाई, हो सकता है, इसलिए अगर उनके बीच में हमें तालमेल को बिठाना है, अच्छे से वो रहें, एक साथ मिलकर रहें, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है, ताकि कोई समाज का ऐसा प्रभुत्वशाली जो मतलब मजबूत जो व्यक्ति है अपने से कमज़ोर के साथ गलत ना करे और साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाए। पाँचवा पॉइंट है, इसके अतिरिक्त संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स करता है, जैसे कि समानता है, स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो 6 मौलिक अधिकार है वो हमें देती है। इसके अलावा सरकार जो है वो समूह संगठन के बीच तालमेल बनाने के लिए संविधान की हमें आवश्यकता पड़ती है कि जितनी भी सरकारें हैं आपकी राज्यों की हैं, केंद्र सरकार है, जो समूह हैं, बहुत सारे संगठन हैं, उनके बीच में अगर हमें तालमेल बैठाना है तो भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा रिपीट आपका हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, या अथवा ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ, मतलब एक बैंक्वेट की भांति जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित है। एक मान लीजिए कोई गुलदस्ता वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है, गुलदस्ता जिसमें सभी प्रकार के फूल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जो संविधान है वो एक ही जगह से नहीं लिया गया है, हमने बहुत सारे देशों से बहुत सारी व्यवस्थाएं ली हैं। तो उसी के बारे में आपको लगभग बताना है। जैसे कि भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान विश्व के अनेक देशों के संविधान उसे अलग अलग प्रावधान को लेकर तैयार किया गया है, और भारत के संविधान में विश्व के अलग अलग सभी संविधानों से जो अच्छी बातें हैं वो हमने ली हैं, ठीक है। अब हमने किस देश से क्या लिया है, तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है, और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के जो भाग 3 है, आपका भाग 3 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद आपका 12 से लेकर आपका 35 में आप बता सकते हैं मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार आपको पता है भारतीय संविधान में 6 हैं, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें पॉइंट रहेगा कि सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं।
देखिए मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं वो वर्तमान में 11 हैं, ठीक है, और 11वां मौलिक अधिकार है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देंगे। प्राथमिक शिक्षा मतलब 8वीं तक की शिक्षा, बिल्कुल, ठीक है। तीसरा जो इसमें प्रश्न हमारा तीसरा पॉइंट बनता है आयरलैंड वाला, जो राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं आपके, और नीति निर्देशित तत्व जो हमने है वो आयरलैंड से लिया है, और ये भारतीय संविधान के जो भाग 4 है, ठीक है, भाग 4 है उसमें है, मतलब मौलिक अधिकार के जस्ट एक बाद, और इसका वर्णन अनुच्छेद आपका 36 से लेकर आपका 51 में है, और हमने बताया मौलिक अधिकार का है 12 से लेकर 35 में। उसके बाद हम जर्मनी से लिया है आपातकालीन शक्तियाँ, मतलब जो इमरजेंसी भारत में लगाई जा सकती है। जैसे कि भारत में अब तक अगर आपसे कोई पूछे तो बताइएगा 3 बार आपातकाल लगा है। 1900 आप कह लीजिए 1962 में लगा है, उसके अलावा 1971 में लगा है, और 1975, 3 बार केवल आपातकाल लगा है। और आपातकाल आपका 3 अनुच्छेद के द्वारा लगता है, जैसे आपको पता होगा 352, 356, ठीक है, और 360, ठीक है, इन 3 धाराओं में लगता है, 352, 356 और 360। 352 जब बाहरी आक्रमण होगा, 356 जब किसी राज्य में कोई अशांति है, संघर्ष है, और 360 अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, क्योंकि ये जो लगता है वो वित्तीय संकट जब आएगा तब लगेगा। हमने फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा लिया है। ब्रिटेन से हमने चुनाव प्रणाली ली है। उसके अलावा जो संसदीय प्रणाली भारत की है, जो संसद की व्यवस्था है, वह भी हमने ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन से हमारा बहुत ज़्यादा हम पे प्रभाव रहा, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर शासन किया है। आप सबको पता होगा कि 200 सालों से अधिक भारत पर शासन किया, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन, जो संविधान में हम लोग संशोधन करते हैं, वे लिया है, और निजता का अधिकार भी कुछ हमने जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ही लिया है। तीसरा हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए बहुत पॉइंट है, विशेषताओं में तो बहुत पॉइंट है। आप पहला पॉइंट ये भी बता सकते हैं कि भारतीय संविधान एक दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है, जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था, जो कि संविधान क्या है का पॉइंट है, लेकिन आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान, एक तो सबसे बड़ा भी है और लिखित संविधान भी है। उसके अलावा भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे सफल संविधान है। सफल क्योंकि बहुत सारे देशों में ना आज संविधान नया बना, 2 साल बाद 3 साल बाद दोबारा नया कोई, तो इस प्रकार से संविधान बहुत सारे देशों में बदले हैं, लेकिन भारत में नहीं बदला है। तीसरा है भारत का संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है, और ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम बदलाव कर सकते हैं, मतलब परिवर्तन हम कर सकते हैं भारत के संविधान में। चौथा पॉइंट है कि भारत के संविधान में अलग अलग देशों से मौलिक प्रावधान लिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निश्चित तत्व, उसके अलावा मौलिक आपके कर्तव्य भी हमने, ठीक है। भारतीय संविधान जो है संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली आपको पता होगा, देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति है हमारे देश में तो, और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। उसके अलावा भारत संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत के 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के जो नागरिक हैं उन सबके अपने राज्य के वे नागरिक ना होकर के केवल एक नागरिकता वे लोग रखते हैं, केवल भारतीय, वे केवल भारतीय कहलाते हैं, ना कि किसी राज्य के मूल निवासी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार और स्वतंत्र निष्पक्ष जो प्रणाली है चुनाव की, वो हमने अपना रखी है। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का मतलब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 वर्ष से ऊपर भारत के किसी भी नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, ये भी आप लिख सकते हैं। और भारतीय संविधान में न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका द्वारा जारी किए जाने वाले रिट के बारे में बताना है। देखिए हमारे मौलिक अधिकार की जब रक्षा की बात आती है तो न्यायालय के पास 5 रिट होते हैं। कितने रिट होते हैं? 5 में से पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेध आदेश, चौथा अधिकार परीक्षा और 5वां उत्प्रेक्षण रिट। चलिए पहले की बात करते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और समय होता है 24 घंटे के अंतर्गत, ठीक है। 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा और अगर गिरफ्तारी का मतलब जो गिरफ्तार उसे किया गया है वो गैर कानूनी है, गलत तरीके से किया है, या जो रीज़न बताया जा रहा है, जो कारण बताया जा रहा है वो गलत है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश दे देगा। दूसरा है परमादेश। अब परमादेश में क्या होता है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति है और अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है, इस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर
ये परमादेश जारी करता है। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है और उसके पास कुछ अधिकार है, उसका पद है, उसका काम है आपकी सुरक्षा करना, लेकिन वे अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और वो गुंडों के साथ स्वयं मिला हुआ है, तो यहाँ पर उसने अपना काम नहीं निभाया और इसके कारण आपका जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ है, तो यहाँ पर परमादेश जारी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो कर देगा। तीसरा है निषेध आदेश। जब एक निचली अदालत जो है अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर ले और किसी मुकदमे की सुनवाई कर दे, तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को उसे ऐसा करने से रोकने के लिए आदेश जारी करती हैं। मान लीजिए कोई भी है अदालत जो निचली है और वो किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर देती है, कोई ऐसा मामले का फैसला ले लेती है जो उसका क्षेत्र में नहीं है, जो उसका काम नहीं है, तो उससे बड़ी अदालतें उस मामले को या उस चीज़ को वहीं पर रोक देंगी कि भाई आपने उस पर फैसला कैसे सुनाया। चौथा है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ जाता है जिस पे यो योग्य ही नहीं है, तो जब आप किसी पद के योग्य ही नहीं हो तो फिर ये रेट जारी होगा अधिकार परीक्षा और आपको अपने पद से हटाने का आदेश दे दिया जाएगा। भाई आपका जब योग्यता ही नहीं है उस पद के लिए तो आपको नहीं बैठना चाहिए। उत्प्रेक्षण रेट थोड़ा सा तीसरे वाले के साथ मिलता है, जिसमें कोई निचली अदालत है या अधिकारी है सरकारी और बिना किसी अधिकार के जब वो कोई काम कर देगा तो उस मामले को ले करके उससे ऊपर के जो अधिकारी है और अदालत है उस तक हस्तांतरण कर दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर आप काम अच्छे से नहीं करते, कोई छोटी अदालत या छोटा अधिकारी, तो उससे मामले को लेकर बड़े अधिकारी को और बड़ी अदालत को भेज दिया जाएगा। ठीक है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत में जो बात रखी गई है वो 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं जो उनसे आप श्रमिक का कार्य नहीं करवा सकते, वो दंडनीय अपराध है। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति से आप मजबूरन ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, बाल मजदूरी बिल्कुल नहीं करवा सकते, और दास प्रथा मनुष्य का क्रय विक्रय, मतलब एक प्रकार से जो दास प्रथा थी उसको समाप्त करने की बात करता है, और बंधुआ मजदूरी जिसमें किसी व्यक्ति को मजबूरन बांध के रखते हैं और कोई मेहनताना नहीं दिया जाता, केवल काम करवाया जाता है। ये सारा शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बता रहा है कि ये आपके नहीं किए जा सकते। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन देखिए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में इसका वर्णन है। ठीक है, 35 में 12 से लेकर 35 में इसका वर्णन है, जिसमें हम लोग बात करते हैं जो मेनली आपका है वो समानता है, फिर स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का और अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए समानता की बात करते हैं। समानता आपका 14 से लेकर 18 में है, स्वतंत्रता आपका 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23-24 जो अनुच्छेद है उसमें है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 में है। देखिए गलत है, 29 से लेकर 30 में। ठीक है, 29 से 30 में है। ठीक है, जो 31 है वो गलत है, 30 है। ठीक है, 30 आंसर होगा, क्योंकि जो 31 है वो संपत्ति का अधिकार था जिसको हमने हटा दिया है 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में। याद रखना, संपत्ति के अधिकार को हमने हटा दिया है 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में। थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा दिक्कत हो गई। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। किस में है? अनुच्छेद आपका, इसमें छोटा सा ऐसे लिख दीजिए आप, अगर छोटे फॉर्म में भी चलेगा, अनुच्छेद आपका 32 में है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो कर्तव्य हमारे समाज में रहते हुए व्यक्ति जो कोई कार्य करे और दूसरों को लाभ हो, समाज के कल्याण के लिए इच्छा ना होते हुए भी करना पड़े, उसे कर्तव्य कहते हैं। मतलब कोई ऐसा काम जिससे दूसरों को लाभ हो, समाज को लाभ हो, आपको पसंद नहीं भी है तब भी आपको करना चाहिए, और समाज और राज्य में रहते हुए व्यक्ति कर्तव्य पालन करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे आपको अगर लत है कि आप सिगरेट पीते हो, लेकिन आप सार्वजनिक जगह पे पी रहे हो, तो उससे लोगों को नुकसान है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप दूसरों को हानि ना पहुंचाओ। तो आप उस समय पे आपको मन बहुत था, लेकिन आपको फिर भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अपना कर्तव्य का पालन करना है। मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में जब हम हमारे देश में सबसे पहले जब बात होती है वो 1976 में, जिस समय आपातकाल लगा हुआ था, और भारत में आपातकाल 25 जून 1975 से ही लग गया था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो उसी समय में बहुत संशोधन हुए, बहुत ज़्यादा। तो 76 में 42वां संशोधन होता है जिसमें हम लोगों ने कर्तव्य को शामिल किया, और 11 कर्तव्य हमारे देश में अभी हैं। ठीक है, इनमें से कुछ आपके सामने है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, उनके आदर्शों और संस्थानों को। और दूसरा पॉइंट है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए,
भारत के सभी लोगों में और नागरिकों में भाईचारा को जो एक बढ़ावा है उसका प्रयास करना, बड़ा बढ़ावा देने का प्रयास करें। माता पिता संरक्षण करें और देखें कि कम से कम 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कतें हो जाती हैं, तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और देश की रक्षा करे, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये सारी बातें आप बता सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था में अंतर बताइए, तो काफ़ी दफ़ा आता है और आंसर बिल्कुल वही रहेगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है प्राचीन यूनान, जो आज का ग्रीस है, वहाँ पर है, जहाँ पर एक प्रकार से जनता एक जगह पे खड़ी हो जाया करती थी और दैनिक कार्यों के लिए फैसले लेती थी। मान लीजिए आज आपको कोई काम करवाना है तो सारे लोग खड़े हो गए यहाँ पर और सब ने हाँ कर दिया या ना कर दिया तो काम वहीं पर हो गया ख़त्म। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो हम बात कहें तो यहाँ पे जनता जो है सीधे प्रतिनिधि से एक प्रकार से चुनती है या सीधा अपने प्रतिनिधि को चुनती है और शासन व्यवस्था में भागीदारी करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आज के आधुनिक राष्ट्रों में व्यवहार में एक प्रकार से हम कहें तो आ चुका है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव ही नहीं है और आम जनता एक रूप से एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकती, कार्यवाही भाग नहीं ले सकती। इसलिए अपने प्रतिनिधि को भेजकर सरकार में अपनी जो उपस्थिति है, अपना जो एक प्रकार से महत्व है, वो वहाँ पे अपने प्रतिनिधि को भेजकर करती है और इस तरीके से लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं और इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को सीधे रूप से चुनती है, बस यही उसका काम होता है। और ये सारे देशों में आजकल है, विशाल जनसंख्या वाले देशों में, भारत में भी है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटे जनसंख्या वाले देशों में संभव आज रह गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति भारत में है, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर अगर वो है, महिला है, पुरुष है, तो उसे मतदान करने का अधिकार है, उसे वोट देने का अधिकार है। अनुच्छेद 324(1) के माध्यम से किसकी स्थापना है? तो चुनाव आयोग है। भारत में जो भी चुनाव व्यवस्था है वो 324 से लेकर के 329 तक में है, ठीक है, 329 तक में है। आपके बुक में केवल 324(1) है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि 324(1) में चुनाव व्यवस्था के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में है, ठीक है। ये देखिए, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक ही बात है, ठीक है। भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान कौन है, ठीक है, वर्तमान कौन है? तो वर्तमान आपके हैं राजीव कुमार, ठीक है, 2025 तक लगभग बने रहेंगे, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वर्तमान वाला, क्योंकि सब तो पहला याद कर लेते हैं, वर्तमान नहीं कर पाते हैं। आप याद रखना राजीव कुमार जो हैं, कौन? राजीव जो कुमार है, राजीव कुमार, ठीक है, कुमार लिख दीजिएगा। राजीव कुमार जो हैं वर्तमान आपके चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, प्रसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं और इसका गठन कौन करता है? देखिए, गठन तो भी राष्ट्रपति ही करता है और ये सीमाओं का निरीक्षण करता है या सीमा तय करता है, ठीक है। तो भारत में निर्वाचन आयोग के साथ साथ काम करने वाली संस्था है और क्षेत्रों का निर्वाचन, मतलब निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा तय करती है और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है। इसे परिसीमन आयोग कहते हैं और इसका राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। भाई महत्व बहुत सारे हैं, 4 ही बता देते हैं। पहले तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से जनता जो है संप्रभुता और सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। दूसरा, लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुन पा रहा है, उसके पास कुछ राइट्स हैं, तो उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और राजनीतिक जागरूकता, मतलब पॉलिटिकल जो एक प्रकार से जो जागरूकता है उसको बढ़ावा ये देती है। निर्वाचन आयोग के काम, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, चुनाव की तिथि तय करना, चुनाव कराना, उसका निरीक्षण करना, चुनाव का परिणाम जारी करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का काम भी इसी का है, ठीक है, चुनाव आयोग का है। और ये भी है कि चुनाव आयोग ये भी देखे कि धन का अधिक प्रयोग तो नहीं हो रहा है या धांधली तो नहीं हो रही है, ये भी चुनाव आयोग के कार्य के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। लोकसभा विधानसभा के सदस्य की कौन सी योग्यताएं हैं? तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही आप कह सकते हैं कि 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और किसी सरकारी पद पर ना हो, मतलब लाभ के पद पर ना हो, इस प्रकार की चीज़ें। देखिए, योग्यताएं शैक्षिक तो कोई है नहीं, लेकिन ये खासकर थोड़ी सी ये हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा आपका दिवालिया ना हो, दिवालिया का मतलब है पागल, या दिवालिया मतलब पागल ना हो, मानसिक रूप से ठीक हो, और उस व्यक्ति पर कोई चोरी या किसी प्रकार का आपराधिक केस ना हो। देखिए, ये तो आपराधिक केस हो सकता है लेकिन सिद्ध ना हुआ हो, ठीक है, सिद्ध ना हुआ हो, क्योंकि आरोप तो लगते हैं।
भारतीय चुनाव आयोग जो प्रणाली है उसमें दोष हम देखते हैं। तो पहला दोष तो ये है कि वोटों का खरीद फरोख्त है। आज भी 500 रुपये देते हैं चुनाव के लिए, और एक 100 रुपये की दारू की बोतल और जनता बिक जाती है। तो ये एक बुराई है, मुझे दिखती है। ठीक है, सांप्रदायिकता मतलब जाति धर्म के नाम पर, खासकर धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे या और धर्मों के नाम पे वोट सांप्रदायिकता फैलाना, लड़ाई झगड़ा फैलाना, ये भी एक गलत चीज़ है। हिंसा जाति धर्म के नाम पर वोट, तो ये भी है। अपराधियों की बढ़ती भागीदारी। अब आप देखिए कि बहुत सारे जो अपराधी हैं वो चुनाव में जीत जाते हैं। एक तो वैसे ही वो खतरनाक होते हैं, अब चुनाव व्यवस्था में शामिल होकर के सत्ता पावर में आ जाते हैं और आम जनता का कठिन और जीवन हो जाता है। लोक लुभावने वादे, मतलब ये देखो, ये तो सारे नेता करते ही हैं, हम आ जाएंगे तुम्हारे लिए, ये कर देंगे, ये व्यवस्था कर देंगे, ये कर देंगे। तो इस प्रकार के वादे तो पता नहीं कितने नेताओं ने आपको दिए होंगे, आपके माता पिता को पता होंगे, और आपसे वोट ले लिया होगा। धन का बहुत प्रयोग, भाई आजकल इतना पैसा, मतलब एक एक सीट जो है ना वो 200 करोड़ रुपए में बिक रही है। तो ये धन का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके कारण ही जो भ्रष्टाचार लेवल है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सारे भारतीय चुनाव के दोष है। यहाँ तक कि हमारी चुनाव प्रणाली का जो नाम है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वह भी खराब है, क्योंकि उसी के माध्यम से क्या हो जाता है कि भाई जो सबसे आगे रहेगा जीत जाएगा, इसलिए बहुत सारे वोट खराब होते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन हमें ऐड और करना था। वो क्वेश्चन ये था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रणाली में अंतर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर लें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रणाली में अंतर क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी था, थोड़ा सा यही बता देता हूँ। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होता है जो सबसे आगे वो जीत जाता है, और समानुपातिक प्रणाली में जितने % वोट मिलते हैं, मतलब 50+1 की आवश्यकता होती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे देश में ही है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे, पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में, जैसे 543 हमारे क्षेत्र में, आपको पता है कि लोकसभा में 543 आपके सीटें हैं, तो ऐसे देश को पूरा बांट दिया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, और जो सबसे आगे है वो जीत जाता है। और एक क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि होता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि हमारे को 50+1 की, मतलब बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। और समानुपातिक वाला जो होता है, समानुपातिक वाला जो हमारे से अपोजिट है, तो पूरा उल्टा करो। जैसे हमारे वाले में था, पूरे देश को बहुत सारी भौगोलिक इकाइयों, मतलब छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। समानुपातिक वाले में एक ही देश को पूरा निर्वाचन क्षेत्र मानते हैं, मतलब एक ही जगह चुनाव होता है। दूसरा, हमारे वाले में एक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि है, समानुपातिक वाले में एक क्षेत्र से कई प्रतिनिधि है। हमारे वाले में व्यक्ति को वोट दिया जाता है, और समानुपातिक वाले में पार्टी को वोट दिया जाता है। हमारे वाले में 50+1 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, और समानुपातिक में बहुमत की आवश्यकता होती है। हमारे देश में, मतलब ब्रिटेन और भारत में समानुपात आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, और समानुपातिक आपका इजराइल और नीदरलैंड में। तो यहीं पे मैंने थोड़ा सा बता दिया है, एक दो बार वीडियो और देख लो तो उस चीज़ को सुन लोगे, याद हो जाएगा। काफ़ी ज़रूरी था, वो थोड़ा सा मिस कर दे यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आपका है कि कार्यपालिका के प्रकार बताना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका के देखो 2 ही प्रकार है, आपने पता नहीं 3 पढ़ लिए होंगे, बट यहाँ 2 ही पढ़ना। एक ये है, ठीक है, और दूसरा ये है, फिर इनके 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रकार है संसदीय, आपका संसदात्मक। तो संसदात्मक जो पहला वाला है, इसमें आपको बताना है कि सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है हमारे देश में, ठीक है। लेकिन हो तो कौन सकता है, संसदीय प्रणाली वाले में, मतलब पहले वाले में, इस वाले में देश का जो प्रमुख है वो राजा, राष्ट्रपति, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति है, ठीक है। वह विधायिका में बहुमत दल का नेता, मतलब प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह। अब देखिए, विधायिका मतलब संसद में ही बैठा है, तो संसद में जो लोग हैं बाकी, उनके प्रति वो जवाबदेह होता है, मतलब उन्हें आंसर देना उसे पड़ता है। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बस एक अंतर है, पता है। पहले वाले में, मतलब इस वाले में जो आपका है, इस संसदीय वाले में, इसमें देश का जो प्रमुख हमारे देश में है वो राष्ट्रपति है, लेकिन हमारे देश में, और यहाँ भी राष्ट्रपति है। तो फिर अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ कि संसदीयात्मक में राजा भी हो सकता है, इसमें राजा भी हो सकता है, लेकिन इसमें राजा नहीं होता। सिर्फ एक यही अंतर है, बाकी सब सेम है। जैसे ये भी कहता है राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, हमारे देश में भी है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल जो विधायिका है, मतलब संसद के प्रति जवाब। देखो बिल्कुल सिमिलर मिल रहा होगा, बस एक अंतर यही याद रखना कि हमारे वाले में राजा, राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, हाँ है तो राष्ट्रपति, लेकिन हो सकता है, ठीक है। और अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि यहाँ पर केवल राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होगा, ठीक है, सरकार का तो प्रधानमंत्री ही होगा, वो सेम हमारी तरह। अब इसमें ये चीज़ है, क्वेश्चन यहीं पर एक आता है कि भारत की इंग्लैंड की जो संसदीय प्रणाली है, यहाँ संसदात्मक लिखा है, वैसे संसदीय भी लिखा होता है प्रणाली, तो उसमें क्या अंतर है। तो भारत में देश का प्रमुख राष्ट्रपति है, और ब्रिटेन में देश का प्रमुख प्रधानमंत्री है। अध्यक्षात्मक वाले में
राष्ट्रपति सरकार और जो देश है दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति सामान्यतः जो है जनता द्वारा मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र द्वारा चुना जाता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, क्योंकि जनता ने चुना होता है तो वो संसद के प्रति नहीं होता है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करना है हमें। देखिए प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो ये हैं कि भई पहली बात तो मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल होता है, कौन मंत्री क्या बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री करेगा, तो वो सारा बांटता है। शिक्षा मंत्री, आपका परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, सारा कुछ बांटता है। और बहुमत दल का नेता होता है, अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का सबसे मेन नेता होता है। मंत्रिमंडल क्या करेगा क्या नहीं करेगा उस पर नियंत्रण रखता है। सरकारी जितने भी सरकारी देश के अधिकारी होते हैं उन सब पर इसी का एक प्रकार से वर्चस्व रहता है। और विभिन्न भागों में जो तालमेल का काम है वो भी प्रधानमंत्री का है। और सरकार का केंद्र धुरी मतलब सरकार का सबसे मेन बंदा प्रधानमंत्री स्वयं होता है। उसके अलावा मीडिया तक इसकी पहुंच होती है। राष्ट्रपति से संसद के बीच सेतु का काम करता है, मतलब संसद में क्या चल रहा है राष्ट्रपति दोनों के बीच में सेतु का बीच का काम करता है, सारी बातें बताता है। और देश विदेश में या अंतर्राष्ट्रीय जगह पर इसमें राष्ट्र नेता की छवि होती है। और मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष करने की शक्ति, मतलब मंत्रिपरिषद को कभी भी खत्म कर सकता है ये। अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन, और ये बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के 5 क्षेत्राधिकार होते हैं। मौलिक, रिट, अपीलीय या अपीली, सलाहकारी, सलाह है वैसे सलाहकारी लिख सकते हैं, और 5वां होता है विशेषाधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार होता है कि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा करता है। यहाँ तक कि अगर 2 राज्यों के बीच में भी विवाद है, 2 स्टेट के बीच में भी अगर कोई समस्या है, जैसे यूपी बिहार के बीच में मान लीजिए, या कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में कोई है, तो उसका सारा समस्या का समाधान कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। जैसे केजरीवाल और मोदी के पास बीच में कोई समस्या है तो उसका समाधान भी कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, मौलिक अधिकार के संबंध में। मौलिक का मतलब है ये हमारे मौलिक नहीं, ये केंद्र सरकार के या सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, अगला है रिट। अब जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन होगा, जब समानता, स्वतंत्रता या राष्ट्रपति के चुनाव या किसी प्रकार से, तो फिर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। और 5 रिट आपको पता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्ष और उत्प्रेक्षण रिट। ये 5 रिट है और रिट भी एग्जाम में आता है, मैंने पहले ही करवा दिया क्वेश्चन। अगला है अपीली। अब अपीली वाले में क्या होता है कि दीवानी और फौजदारी। देखिए दीवानी मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित, जो धन संपत्ति है उससे संबंधित कोई केस। फौजदारी मतलब लूट, अपहरण, हत्या, इनसे संबंधित केस होता है। और संवैधानिक सवालों का मतलब होता है संविधान से जुड़े कुछ सवाल या फिर कानून से जुड़े कुछ सवाल। तो अधीनस्थ न्यायालय जो है, कोई मुकदमा उसका है अधीनस्थ न्यायालय का, कुछ निचली अदालत का मतलब जिला न्यायालय का हो गया या आपका हाई कोर्ट का हो गया, तो उस पर फैसला भी अपीली के तहत ये सुना सकता है, अपील कर सकता है। सलाहकारी में जनहित मामलों पर, एक प्रकार से जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो जनहित के मामलों पर या मसलों पर राष्ट्रपति जो है उसको सलाह देता है। क्या देता है? सलाह देता है। थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा अलग कर देना कि ठीक है, सलाह देता है। विशेषाधिकार, किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसलों पर स्पेशल पिटीशन करता है। मतलब मान लीजिए कोई भारत की अदालत है, निचली अदालत है, और उसने कोई फैसला सुनाया है, तो उस पर अगर कोई स्पेशल पिटीशन अगर वो देती है या कोई व्यक्ति देना चाहता है तो विशेषाधिकार के तहत वो सुन सकता है, उस बात को रख सकता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि न्यायपालिका जो है वो पिरामिड नुमा है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये पिरामिड तो बता दिया है, हो सकता है पिरामिड भी ना बताए, क्वेश्चन पूछ ले कि न्यायपालिका की संरचना का वर्णन करो। अब संरचना का वर्णन करो मतलब हमको ये भी बताना पड़ेगा कि ये कैसी है, पिरामिड है। जैसे पहली वाली क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरी क्या है? उच्च न्यायालय। तीसरी क्या है? जिला न्यायालय। चौथी है आपका अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार से पिरामिड के कार्य, या पिरामिड भी बनाइएगा ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उच्च उसके बाद है, जिला उसके बाद है और अधीनस्थ उसके बाद है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वह उसकी संख्या 1 है, और जो उच्च न्यायालय ये भी क्वेश्चन आता है तो उसकी संख्या 25 है, बाकी को नहीं पूछा जाता। तो सर्वोच्च 1 है और उच्च न्यायालय आपके 25 हैं। सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है मतलब हाई कोर्ट है वो कलकत्ता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय केवल एक ही है, दिल्ली में। ठीक है, और तेलंगाना हाई कोर्ट आपका सबसे नया है। सर्वोच्च न्यायालय अभी एक एक करके बता रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में किसके क्या मामले हैं। तो भाई सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सभी फैसले जो वो देता है उसको सभी को मानने होंगे, मतलब निचले अदालत तीनों को मतलब। और ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है, किसी भी अदालत का फैसला अपने पास मंगवा सकता है, और किसी एक अदालत या उच्च न्यायालय के चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। अब उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? अब ये अपने से नीचे में करेगा, तो निचली अदालतों के फैसलों पे की गई अपील सुनवाई कर सकता है, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है, और राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले
जो मुकदमे है उसका निपटारा करता है। मतलब किसी स्टेट में अगर कोई समस्या है तो वो हाई कोर्ट जाना चाहिए, उच्च न्यायालय जाना चाहिए और अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करना है, मतलब उन्हें देखता रहता है कोई व्यवस्था कैसी चल रही है। जिला न्यायालय अपने से नीचे में करेगा, तो जिले में दायर जो मुकदमे हैं किसी जिले में मतलब डिस्ट्रिक्ट में, तो वो उसकी सुनवाई करेगा। दूसरा, निचली अदालतों के जो फैसला, मतलब एक यही अदालत इसके फैसलों की सुनवाई कर सकता है। और कोई गंभीर जो आपराधिक केस है वो जिला न्यायालय में ही चलता है, ठीक है, पहले जिला में, फिर अगर वहाँ नहीं तो आगे चलेगा। अधीनस्थ न्यायालय जो है केवल दीवानी और फौजदारी से जुड़े छोटे मोटे मामले हैं वो यहाँ सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये बहुत ज़रूरी है कि न्यायिक सक्रियता क्या है और अथवा जनहित याचिका क्या है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आंसर सेम रहेगा। तो आपको बताना है यहाँ पर कि न्यायिक सक्रियता जो होती है इसमें विशेषकर हम देखते हैं कि जनहित याचिका जो होती है इसमें एक क्रांतिकारी फैसला था और 1979 में, आप थोड़ा सा इसको ऊपर ही देना, 1979 में आया था। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो अदालत के पास नहीं जा पाता है। अब जो पहले जाता था तो उसको इंसाफ मिल जाया करता था, लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं पहुंचती हर व्यक्ति की। तो यहाँ पर अब ये कर दिया गया कि अगर मान लीजिए मैं पीड़ित हूँ, कोई पीड़ित है और पीड़ित व्यक्ति नहीं जा सकता, तो पीड़ित के बदले कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए अब न्यायालय में जा करके याचिका रख सकता है, भाई इसके साथ गलत हुआ है। क्योंकि वो जो नहीं जा पा रहा है इसका मतलब उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कानून के बारे में, व्यवस्था के बारे में, डरता है। तो अब ये व्यवस्था कर दी गई, कोई भी व्यक्ति जो खुद के लिए काम नहीं कर सकता, खुद के लिए पिटीशन दायर नहीं कर सकता, उसके लिए समाज का कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। समाज का हो सकता है, संगठन का हो सकता है, व्यक्ति विशेष हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब इससे ये फ़ायदा हुआ, 1979 के बाद ऐसा हुआ, उससे पहले नहीं हुआ करता था। अब यहाँ तक कि न्यायालय ने इतनी जागरूकता रख दी है कि अगर कोई समाज में कोई चीज़ चल रही है, गलत चल रही है, तो न्यायालय अब उस पर भी बोल रहा है। जैसे मणिपुर के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बातें रखी थी और समय समय पर वो रखता रहता है। तो अब इतनी सक्रिय हो चुकी है। और आजकल देखिए जनहित याचिका की तो बाढ़ हाथ से आ गई है, क्योंकि हर व्यक्ति तो नहीं रख पा रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, समुदाय के लोग, वर्ग विशेष के लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे नुकसान दोनों। देखो, फ़ायदा ये था कि हर व्यक्ति तक न्याय है वो पहुंच पाया, और इसका नुकसान ये है कि जो न्यायपालिका है उस पर दबाव बढ़ गया। अब दबाव बढ़ने के कारण वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने वैसे ये छठे से ख़त्म है, लेकिन मैं तो सातवें का भी एक क्वेश्चन करवा दिया। अगर आया तो आप ये संघात्मक प्रणाली की स्थापना एकात्मक है उसका वर्णन कीजिए, या फिर अगर क्वेश्चन आया कि संघात्मक जो प्रणाली है जो सातवें से है कि इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। देखिए, बस एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आ जाता है तो कर लेना, अदरवाइज़ आगे भी काम आ ही जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन है कि भारत का जो संविधान है वो अनुच्छेद 1 में वर्णन करता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन आ सकता है भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है, तो वो 1 में है। संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिनमें हम स्पष्ट होता है कि भारत में संघात्मक शासन के बावजूद एकात्मक स्वरूप है। जैसे कि इस कहने का मतलब है कि संघ तो है, सभी बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन एक है वो, क्योंकि यहाँ पर हमारा केंद्र सरकार बहुत मजबूत है। क्योंकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कैसे भी हो, कोई भी राज्य हो, उसकी सीमा को बदला जा सकता है और नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। इसी प्रकार भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति, राज्य का हुआ हो या कुछ भी, उसको केवल एक ही नागरिकता दी जाएगी, भारत की। भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसकी व्यवस्था की गई है। और भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, किंतु उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, वो एकात्मक है। और अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो आपके IAS IPS अधिकारी हैं, वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं और सभी राज्य में काम करते हैं। उपरोक्त उसके उदाहरण है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था जो है उसकी आत्मा जो है वो एकात्मक है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप याद कर लें, इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा। एक तो यही क्वेश्चन रहेगा कि संघात्मक प्रणाली कैसे है, और इसकी विशेषता अगर पूछ ले तब भी यही आंसर लिख दोगे, तब भी 6 के 6 जो मार्क्स है वो आपको मिल जाएंगे। अब 8वें में सिर्फ एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो वही करवा देता हूँ। 73वां और 74वां संशोधन किससे जुड़ा हुआ है और इसका पारित कब किया गया? तो 73वां संशोधन जो है वो ग्रामीण स्थानीय शासन से है और 74वां जो है वो शहर या नगरीय स्थानीय शासन से, ठीक है। इसको 1992 में आपका पारित किया गया था और 1 साल बाद 1993 में से लागू कर दिया गया, इतना याद रखिएगा। अब इसमें आरक्षण की कुछ व्यवस्थाएं हैं और इसकी विशेषताएं भी हैं कि महिलाओं के लिए 1/3, तो किस व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है? तो आपका स्थानीय शासन में। वैसे केंद्र सरकार में बात चल रही है, अब लोकसभा और राज्यसभा जैसी व्यवस्थाओं में भी होने वाला है, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो 2029 तक लगभग होगा। मतलब अभी लागू करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है बहुत समय से, 11 के बाद। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। और यदि प्रदेश की हम सरकार की बात करें तो अन्य पिछड़े वर्ग को भी दे सकती है, ये मर्जी है, ये कोई ऐसा नहीं कि देना ही पड़ेगा, वो मर्जी है उसकी, वो देना चाहती है तो दे सकती है।
और इस आरक्षण का लाभ जो है वो महिलाओं का बहुत हुआ। तो महिलाओं का जो सरपंच की जो एक प्रकार से है वो बहुत सारी महिलाएं सरपंच भी हैं। और अनेक प्रदेशों में आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी 73वें जो प्रावधान है उसको दूर रखा गया था। लेकिन 1996 में इसको हमने देखा कि शासन व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। और भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 1882 में होती है, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, आप रिपन लिख दीजिएगा अगर आया तो, ठीक है। अदरवाइज एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बाकी फोकस करना और 2-3 बार वीडियो देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शासनकाल में इस प्रकार से आपने पूरी वीडियो देख ली है भाई। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर एजुकेशन वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल के साथ बने रहे। चैनल नए हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के साथ हम आपके साथ सामने हाजिर होंगे। सो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।